बागवान भाइयों, कभी छोटी छोटी बातें भी बहुत काम की होती हैं और इन छोटी बातों को नज़रअंदाज करना हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है। जैसे छोटे छोटे प्राणी, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ आदि खेती बागवानी में बड़े बड़े काम को करते हैं। किसी भी तरह की फसल के उत्पादन में सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है परागण क्रिया, यानी पॉलिनेशन का। फूल निकलने से फल बनने के बीच में जो दौर होता है उसमें परागण प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में नर और मादा फूलों के परागकण आपस में मिलकर फल बनाते हैं। यह एक कुदरती प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को ये छोटे छोटे दिखने वाले जीव बखूबी निभाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परागण की, यानी पॉलिनेशन की। फलदार पौधों में पॉलिनेशन सही हो तो फल की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है। बागवानों को सही पॉलिनेशन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज मैं स्नेहा शर्मा आपके साथ से बागवानी में पॉलिनाइजर वैरायटी और मधुमक्खियों की भूमिका और अन्य तरह के पॉलिनेशन के बारे में जानकारी को साझा करूंगी। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप ऑर्चर्ड डायरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बगीचे में निकले फूल से फल बन ना पाए, एक छोटी सी बात है जो हमें समझ ना आए। दोस्तों, करोड़ों रुपयों का सेब साम्राज्य जिन पहलुओं पर टिका है उसमें पॉलिनाइजर और पॉलिनेटर की बहुत ही जरूरी भूमिका है। सेब बागवानी में पॉलिनाइजर किस्मों की कमी एक ऐसा कारण है जिससे बागवानी प्रभावित होती आ रही है। भारत के बहुत से राज्यों में 70% बगीचों में रेड गोल्ड और गोल्डन जैसी पॉलिनाइजर किस्में लगी है, जिसका बागवानों को बाजार में सही दाम नहीं मिल पा रहा है। इसके विपरीत गाला किस्मों की मार्केट में बहुत अच्छी मांग है। उसे पॉलिनेशन भी काफ़ी अच्छा होने के साथ साथ बागवानों को दाम भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। यदि शानदार उत्पादन लेना हो तो बगीचे में कम से कम 4 से 5 पॉलिनाइजर की किस्में होनी चाहिए। इनमें सेल्फ पॉलिनाइजर किस्मों में गेल गाला, स्कॉर्लेट गाला, मिशेल गाला, ब्रुकफील्ड गाला, रेडलम गाला, रॉयल गाला जैसी किस्में शामिल हैं। यदि इनकी संख्या बगीचे में अधिक हो तो ये पॉलिनेशन का काम भी बहुत अच्छे से करती है। इनकी मौजूदगी से बगीचे में पॉलिनेशन सही होता है। ये नियमित फसल आने वाली किस्में भी हैं। इस तरह इनका दोहरा लाभ है। इसके अलावा परागण किस्मों में जिंजर गोल्ड, पिंक लेडी, विंटर बनाना, समर क्वीन, टाइड मैन, ग्रेनी स्मिथ और हनी क्रिस्प जैसी किस्में शामिल हैं। ग्रेनी स्मिथ एक ऐसी प्रजाति है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अच्छी मांग रहती है। ग्रेनी स्मिथ प्रजाति पॉलिनेशन में भी बहुत अच्छी भूमिका निभाती है। इसका फूल जो है वो पौधों में काफी समय तक टिका रहता है। इससे पॉलिनेशन की प्रक्रिया सहज हो जाती है। यदि बागवान गोल्डन, रेड गोल्डन जैसी किस्मों के साथ साथ इसे भी लगाए तो उन्हें बहुत अच्छी आमदनी भी हो सकती है। दोस्तों, पॉलिनेशन के दूसरे पहलू पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप गूगल पर जाकर onin.in सर्च करें। इससे आप हमारी वेबसाइट onin.in पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको सेब बागवानी के अलावा अन्य बहुत सी रोचक जानकारियां मिलेगी। अब बात करते हैं पॉलिनेशन करने वाले पॉलिनेटर की, जिसके बिना फल पैदावार नहीं ली जा सकती। वो है मधुमक्खी। बगीचों में फूल आने के दौरान परागण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए मधुमक्खियों का फूलों पर मंडराना बहुत जरूरी है। ये कुदरती रूप में भी फूलों की तरफ आकर्षित होती है, पर बगीचे में इनकी कमी होने के कारण इनके डब्बे बगीचे में लगाने का बहुत महत्व रहता है। बागवान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि हिमाचल जैसे राज्य में परागण के लिए मधुमक्खियों की बहुत कमी है? बागवानों को बगीचों में मधुमक्खियों की कमी को पूरा करने के लिए इनके बॉक्स लगाने चाहिए। परागण के लिए इनकी भूमिका को पहचानना जरूरी है। मधुमक्खियों के डब्बों को आप स्थानीय बाजार से कुछ समय के लिए किराए पर भी ले सकते हैं। इन डब्बों को लगाने के दौरान कुछ सावधानियां हैं जिन्हें बागवानों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। मधुमक्खियों को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। पानी ने बगीचे में ही इनके डब्बे के आसपास ही उपलब्ध हो तो ये पानी की तलाश में दूर नहीं जाएंगे। इसका इंतजाम बगीचे में ही करना बहुत ज़रूरी है। मधुमक्खियों को अपने शरीर का तापमान बनाने और अंडशावकों को पैदा करने के लिए लगातार पानी की ज़रूरत होती है।
क्योंकि मधुमक्खी रोजाना 1500 तक नए अंडे देती है। बागवानों को चाहिए कि वे इनके बक्सों के साथ ही साफ पानी की व्यवस्था करें। ऐसा करने से मधुमक्खियां बगीचे में ही रहती है और पॉलिनेशन सही होता है। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि बगीचे के आसपास सरसों नहीं होनी चाहिए। ऐसे में मधुमक्खियां सरसों के फूल के प्रति आकर्षित होगी, इससे पॉलिनेशन प्रभावित हो सकता है। एक गलतफहमी बागवानों को मीठे के छिड़काव को लेकर है। बगीचे में इसकी ज़रूरत नहीं है। मधुमक्खियां पौधों के आसपास रहे, इसकी तरफ ही अधिक ध्यान रखना चाहिए। मधुमक्खियों के डब्बों को बगीचे में लगाने के दौरान जंगली जानवरों के बचाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। कई जगहों पर रात्रि में भालू, गीदड़ जैसे जानवर इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आपको एक बात और बताना चाहूँगी, जब बागवान बगीचे में मधुमक्खियों के बक्से रखे तो उसके बाद किसी भी तरह के कीटनाशकों का छिड़काव ना करें। कीटनाशक का छिड़काव करने से बगीचे में पॉलिनेशन करने वाली तितलियां और मधुमक्खियां मर जाती है। इससे मौन वंश को नुकसान पहुंचता है और कमजोर परागण से फसल को भी नुकसान होता है। इसके साथ साथ मधुमक्खियों को बगीचे में रखने के कुछ सुझाव है। 5 बीघे में मधुमक्खियों के 3 बॉक्स लगाना जरूरी है। बक्से कम हवा चलने वाले स्थान में और अधिक धूप लगने वाले स्थान पर होने चाहिए। मधुमक्खियों की संख्या को मापने के लिए 2 से 3 मधुमक्खियां फूल के झुंड पर मंडराती नजर आए तो समझ लेना चाहिए कि बगीचे में पर्याप्त मौन वंश है। कम से कम 10 पेड़ों पर एक दिन में जांच करें। पुराने बगीचे में अच्छे पॉलिनेशन के लिए कम से कम 20 मधुमक्खियां प्रति पेड़ प्रति मिनट की दर से मंडरानी चाहिए। सेटिंग के पश्चात कम से कम 25 फलों को चुनें और उन्हें काटकर उनके बीज गिनें। यदि 5 या 6 से कम बीज हो तो पॉलिनेशन सही नहीं हुआ है। पॉलिनेशन सही ना होने से फलों का आकार छोटा और टेढ़ा मेढ़ा होता है। तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो तो मधुमक्खियां पॉलिनेशन प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह से पूर्ण करती है। और भी बहुत सी तकनीकें हैं जिनकी मदद से परागण प्रक्रिया की जा सकती है। आप अपने बगीचे में ऐसी कोई तकनीक अपनाते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके अनुभव को हम वीडियो के माध्यम से प्रसारित करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, इससे हमारी टीम को और बेहतर जानकारी के वीडियो बनाने का हौसला मिलेगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना भी ख्याल रखिए और अपने बगीचे का भी, और बनाते रहिए अपनी ऑर्चर्ड डायरी। धन्यवाद।